एसए 320 डील करता है मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट को, मटेरियलिटी इन प्लानिंग एज वेल एज परफॉर्मिंग एन ऑडिट। मटेरियलिटी बेसिकली है क्या? मटेरियलिटी एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त अकाउंटिंग पॉलिसी जो हमें अकाउंटिंग पॉलिसी जो हमें फॉलो करनी होती है, उसकी सिलेक्शन में भी जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पढ़ते हैं तो 3 फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। एक प्रूडेंस, दूसरा सब्सटेंस ओवर फॉर्म और तीसरा मटेरियलिटी। तो मटेरियलिटी एक फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी है और इसके साथ साथ ऑडिट में भी इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एसए 320 कहता है कि ऑडिटर को मटेरियलिटी को कंसीडर करना है व्हाइल प्रिपेयरिंग द प्लान्स, while performing the audit procedures, while evaluating the audit evidence, while drawing any conclusion and expressing the opinion. Now, मटेरियलिटी बेसिकली है क्या? एसए 320 ने डिफाइन किया। ऑडिट के रेफरेंस में मटेरियलिटी ऑडिटर को कंसीडर करनी है एज पर द डिस्कशन दैट इज बीइंग गिवन बाय द related financial reporting framework. However, if financial reporting framework is silent as to the materiality, then there are certain fundamental principles which can be applied in the concept of materiality. And these fundamental principles includes like number 1, if any information that seems important for the users of financial statements, that information will be considered as material. If on the basis of any information जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं वो अपने इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं, देन वो इंफॉर्मेशंस सिग्निफिकेंट मानी जाएगी। मटेरियलिटी क्वांटिटेटिव टर्म्स में, क्वालिटेटिव टर्म्स में, दोनों में डिटरमाइन होती है। मटेरियलिटी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस पर बेस्ड होती है। एज ए रिजल्ट द मटेरियलिटी फॉर वन पर्सन मे डिफर फ्रॉम द मटेरियलिटी लेवल फ्रॉम अनदर पर्सन। एज ए ऑडिटर हमें मटेरियलिटी को डिटरमाइन करना है ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज, परफॉर्मिंग स्टेज, एग्जीक्यूशन स्टेज, सारी स्टेजेस के ऊपर। नाउ अब जब हम मटेरियलिटी के लेवल को एस्टैब्लिश्ड करते हैं तो कौन कौन से लेवल के ऊपर हमें मटेरियलिटी को एस्टैब्लिश्ड करना होगा? मटेरियलिटी इज टू बी एस्टैब्लिश्ड एट द level of financial statement as well as individual level of transactions, account balances, presentation as well as at the disclosures. Now, materiality for the financial statements as a whole वो ऑडिटर को हेल्प करती है इन डिटरमाइनिंग कि क्या जो उसकी ऑब्जर्वेशन में कोई मिस स्टेटमेंट्स आ रही हैं, क्या उसके बेसिस पर उसको आगे फर्दर प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। सो बीइंग ए ऑडिटर वी आर कंसर्न्ड विद एस्टैब्लिशिंग द मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ए होल, बट समटाइम्स इट्स हैपन कि हमने एक मटेरियलिटी लेवल को डिटरमाइन कर दिया फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल, बट कुछ ट्रांजैक्शंस के रेफरेंसेस में हमें इंडिविजुअल मटेरियलिटी को फिक्स करना होगा, कंसीडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन लाइक मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, डेप्रिसिएशन, ये कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर हैं विच आर बीइंग गवर्न्ड बाय द रेगुलेटरी प्रोविजंस। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस के रेफरेंस में इंडिविजुअल मटेरियलिटी लेवल को भी अलग से एस्टैब्लिश्ड किया जा सकता है। सो ऑडिटर को 2 लेवल पर मटेरियलिटी को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। एक लेवल हो गया मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल और दूसरा लेवल हो गया मटेरियलिटी फॉर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स। नाउ इसके अलावा इस स्टैंडर्ड में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है और वो है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट हमें क्या प्रोविजन देता है? दैट समटाइम्स इट मे हैपन कि जो मिस स्टेटमेंट्स आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर पाए? क्योंकि आपने सैंपलिंग प्रोसीजर्स फॉलो किए थे, या आपने आइडेंटिफाई किया, आपने मैनेजमेंट को बताया करेक्ट करने के लिए, बट मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं किया। क्यों? उनकी ओपिनियन में वो चीज सिग्निफिकेंट नहीं थी या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, हम जिसे गलती कह रहे थे वो उसे गलती नहीं कह रहे। सो समटाइम्स इट हैपन दैट एग्रीगेट ऑफ अनडिटेक्टेड, जिनको मैं आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाया, एंड अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स मे एक्सीड्स द
materiality for the financial statement as a whole। तो ऐसी सिचुएशन में कि मेरा रिस्क बढ़ जाता है कि छोटी छोटी गलतियां मिलकर बड़ी गलती बनती है, छोटी छोटी मिस स्टेटमेंट मिलकर मेटीरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल को कंसीडर कर सकती हैं, तो मेरा रिस्क बढ़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में ऑडिटर मेटीरियलिटी के नीचे एक लेवल को सेट कर देता है जिसको हम परफॉर्मेंस मेटीरियलिटी का नाम देते हैं। परफॉर्मेंस मेटीरियलिटी जब हमने एसए 530 में टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट पढ़ा था, उसके अंदर भी हमने इस वर्ड को डिस्कस किया था। नाउ अब इसके बाद ऑडिटर ने मेटीरियलिटी एस्टैब्लिश कर ली फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल। ऑडिटर ने मेटीरियलिटी एस्टैब्लिश की फॉर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंस, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ऑडिटर ने परफॉर्मेंस मेटीरियलिटी को एस्टैब्लिश किया। ये चीजें उसने एस्टैब्लिश कर ली और इसने ऑडिटर ने इनको अपने वर्किंग पेपर में डॉक्यूमेंट भी कर लिया। क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट जैसे जैसे ऑडिटर की नॉलेज में एडिशनल इंफॉर्मेशंस आती जाएंगी, नए ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट होते चले जाएं, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिकंसीडर द मेटीरियलिटी लेवल? वो सोच सकता है क्या कि मैंने जो इनिशियल स्टेज में मेटीरियलिटी लेवल को एस्टैब्लिश किया था, वो मेटीरियलिटी लेवल दे नीड्स टू बी रिवाइज्ड, दे नीड्स टू बी रिकंसीडर्ड? Yes, based upon the changed circumstances, based upon the unexpected events, based upon the audit evidences collected by the based upon the audit evidences collected by the auditor during the course of auditor. तो auditor may consider the revision of materiality levels. तो यदि ऐसा है तो क्या ऑडिटर मेटीरियलिटी लेवल को चेंज कर सकता है? डेफिनेटली हाँ, इसमें कोई इश्यू ही नहीं है, ऑडिटर मेटीरियलिटी लेवल को चेंज कर सकता है। क्या कारण थे जिनके कारण मेटीरियलिटी लेवल को चेंज करना पड़ा, और क्या नए मेटीरियलिटी लेवल ऑडिटर ने एस्टैब्लिश किए हैं, क्या नई परफॉर्मेंस मेटीरियलिटी ऑडिटर ने एस्टैब्लिश की है, इन सबको डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। यही सब बातें हैं जो एसए 320 ने हमें बता रखी है। चलिए अब इसके कॉन्सेप्ट को क्लास नोट्स में से डिस्कस कर लेते हैं। एसे का नाम मेटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। कॉन्सेप्ट ऑफ मेटीरियलिटी। मेटीरियलिटी मे बी बेस्ड ऑन अ डिस्कशन गिवन इन द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जैसे एग्जाम्पल गिवन है शेड्यूल 3 में, एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस few disclosures are being required, like if any person is holding share capital that is 5% or more than 5% of total share capital, it requires separate disclosure. Any expenditure if it exceeds 1% of revenue from operation or rupees 1 lakh, whichever is higher, then uska separate disclosure required hai. So schedule 3 requires separate disclosures for various items of financial statements. Examples are given here, like 5% of share capital, 1% of revenue from operation. So इस तरीके से कुछ मेटीरियलिटी लेवल्स तो हमें जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वहीं से पता चल जाते हैं। However, अब शेड्यूल 3 तो सिर्फ कंपनीज पर अप्लाई होता है। जिन एंटिटीज पर शेड्यूल 3 अप्लाई नहीं होता या उनके एफआरएफ में और कोई बात नहीं की गई, देन इस स्टैंडर्ड में कुछ प्रोविजंस बताए गए हैं, उन प्रोविजंस को हम यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द मेटीरियलिटी लेवल्स। क्या क्या है वो प्रोविजन, देखिए जरा। अब इन केस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डज नॉट प्रोवाइड अ रेफरेंस टू द मेटीरियलिटी, फॉलोइंग कंसीडरेशंस मे बी अप्लाइड। नंबर 1, एनी मिस स्टेटमेंट including omission, it will be considered as material कब? When it can affect the economic decision of the user of the financial statement. Materiality, it is a subject of professional judgment, and क्योंकि professional judgment है and hence it may differ from one person to another person. Materiality depends upon the surrounding circumstances and hence
it needs to be considered individually as well as in the aggregate. और एग्रीगेट के कॉन्सेप्ट के कारण परफॉर्मेंस मटेरियलिटी ये वर्ड हमारे सामने आता है. ऑडिटर शुड अप्लाई द मटेरियलिटी थ्रू आउट द ऑडिट. दैट मीन्स प्लानिंग, परफॉर्मिंग एज वेल एज एट द कंक्लूजन स्टेज आल्सो. बट यहां पर दो ही वर्ड यूज किए गए, एक प्लानिंग और दूसरा परफॉर्मिंग. क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड के नाम में भी यही दो वर्ड थे, एक प्लानिंग और दूसरा परफॉर्मिंग. नाउ अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं. फिर इसमें पॉइंट दिए गए हैं कि ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज एक सेकेंड, during the planning stage, materiality is to be considered for various judgments like determining nature, timing, extent of risk assessment procedures, identifying and assessing risk of material misstatement, determine NTE of further audit procedure. तो प्लानिंग स्टेज में डिफरेंट जजमेंट्स को लेने के लिए भी हमें मटेरियलिटी का सहारा लेना पड़ेगा. तो ये कुछ बेसिक कंसीडरेशंस बताए गए हैं कि यदि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं देता है एज टू द मटेरियलिटी, देन दीज कंसीडरेशंस में बी यूज्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग द मटेरियलिटी, फॉर एस्टैब्लिशिंग द परफॉर्मेंस मटेरियलिटी. नाउ अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी. इस वर्ड का क्या मीनिंग है? जो वर्ड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है, इट इज एन अमाउंट दैट इज सेट बाय द ऑडिटर एट लेस देन मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल. किस ऑब्जेक्टिव के साथ? अपने ऑडिट रिस्क को एप्रोप्रिएट लो लेवल पर लाने के लिए. और यहां पर ऑडिट रिस्क किस चीज का? दैट एग्रीगेट ऑफ दो वर्ड, एक अनकरेक्टेड मींस जो मैंने फाइंड आउट तो की बट मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं की, दूसरी जिनको मैं अपने प्रोसीजर्स के थ्रू डिटेक्ट ही नहीं कर पाया. अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स में एक्सीड्स द मटेरियलिटी. वो मटेरियलिटी को एक्सीड कर सकता है. एग्जाम्पल भी मैंने यहां पर दिया है इसके रेफरेंस में कि ऑडिटर ने रेवेन्यू एक्सपेंसेस की मटेरियलिटी फिक्स की 2.5 लाख. During the vouching, it was observed that some misstatements exist in the sample in the range of rupees 5,000 to 30,000. अब कुछ गलतियां मिल रही हैं उसको 5,000, 30,000. अब ये सारी गलतियां यदि आप देखें तो 2.5 लाख से नीचे हैं, तो मैं इन मिस्टेक्स को इमैटेरियल मानकर छोड़ दूंगा. बट देयर आर चांसेस कि इन मिस्टेक्स का एग्रीगेट अमाउंट मिलकर 2.5 लाख को क्रॉस कर सकता है. एज ए रिजल्ट ऑडिटर वाज ऑफ द व्यू कि यदि एग्रीगेट ऑफ अनडिटेक्टेड एंड अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स में एक्सीड 2.5 लाख, तो इन सच सिचुएशन अ नीड में अराइज टू डिटरमिन द परफॉर्मेंस मटेरियलिटी विच मे बी फिक्स्ड एट एन amount on judgment of auditor may be 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 25,000, जो आपको अपनी जजमेंट के हिसाब से ठीक लगता है. जैसे मैंने यहां एग्जांपल दे दिया 20,000 का. सो नाउ अब क्या होगा? 20,000 रुपए की कोई भी गलती होगी मैं उसको इग्नोर नहीं करूंगा, मैं उसको कंसीडर करूंगा और फिर इनको मैं करेक्ट कराऊंगा. इससे होगा क्या? अब 20,000 से नीचे की गलतियां छूटेंगी, जिसके कारण मैं एक एश्योरेंस लेवल ले सकता हूं कि जो अनकरेक्टेड और अनडिटेक्टेड है अब उनका एग्रीगेट 2.5 लाख को क्रॉस नहीं कर पाएगा. ऑडिटर्स कंसीडरेशन एज टू द मटेरियलिटी. ऑडिटर को मटेरियलिटी एस्टैब्लिश करनी है नंबर 1 फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल. यदि जरूरत महसूस होती है तो ऑडिटर में एस्टैब्लिश द मटेरियलिटी फॉर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर आइटम्स. इफ रिक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, ऑडिटर में एस्टैब्लिश द मटेरियलिटी फॉर
individual transactions, account balances, and the disclosures. And at the same time, if required, auditor may also determine the need for establishing the performance materiality. So 3 लेवल के ऊपर 3 materiality auditor ने establish की है. Number 1, materiality for the financial statements as a whole. Number 2, materiality for individual transactions, account balances and disclosures. And number 3, performance materiality. और इसके बाद फिर आगे बात आ जाती है, क्या ऑडिटर इन मेटीरियलिटी लेवल्स को चेंज कर सकता है? डेफिनेटली यस. यदि ऑडिटर को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऐसा लगता है कि मेटीरियलिटी लेवल्स जो इनिशियल स्टेजेस में एस्टैब्लिश्ड किए गए थे उनको चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट है, ऑडिटर में रिवाइज इट. बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द ऑडिट, auditor may consider the revision of materiality level. Hence, auditor may revise materiality for the financial statements as a whole, materiality for individual transaction, account balances and disclosures, as well as the performance materiality. क्या जो materiality auditor ने initial stages में determine किए एंड लेटर ऑन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट उसने इन लेवल्स को रिवाइज किया, क्या इन सबको डॉक्यूमेंट करना जरूरी है? यस. डॉक्यूमेंटेशन. ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग. नंबर 1, materiality for the financial statements as a whole, materiality for individual transactions, account balances and the disclosures, performance materiality and revision in the materiality levels. ये तो हो गई डॉक्यूमेंटेशन की बात. अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा. फैक्टर्स अफेक्टिंग सेटिंग ऑफ बेंचमार्क. बेंचमार्क क्या है? बेंचमार्क वो पैरामीटर है जिसके अगेंस्ट आप किसी चीज को इवैल्यूएट करते हैं. लाइक जब आपने मटेरियलिटी फिक्स करनी है, वो मटेरियलिटी आपका परसेंटेज बेस पर कोई क्राइटेरिया आप फिक्स करेंगे या कोई अमाउंट सेट करेंगे, तो वो जो बेंचमार्क है वो परसेंटेज होगा या अमाउंट होगा. परसेंटेज है तो कितनी परसेंटेज, अमाउंट है तो कितना अमाउंट. तो उस बेंचमार्क को, चाहे वो बेंचमार्क आपका परसेंटेज हो या बेंचमार्क आपका कोई अमाउंट हो, वट एवर इट इज, इन चीजों को बेंचमार्क को सेट करते वक्त कि मुझे 1% रखना है, 2% रखना है, 5% रखना है, अमाउंट मुझे 2 लाख रखना है, 4 लाख रखना है, 6 लाख रखना है, 5 लाख रखना है, क्या अमाउंट, क्या बेंचमार्क मुझे सेट करना है? वेदर बेंचमार्क इज ए परसेंटेज, वेदर बेंचमार्क इज ए अमाउंट. बट इसको सेट करते वक्त आपको किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स, कौन सी आइटम्स हैं जिनके ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स का सबसे ज्यादा फोकस रहता है? नेचर ऑफ द एंटिटी, एंटिटी अपनी लाइफ साइकिल में कहां पर है? इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जिसमें एंटिटी ऑपरेट करती है, एंटिटी का ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड द फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर एंड वॉलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क. These are the 5 factors which needs to be considered while setting the benchmarks. याद करने हैं आपको. नंबर 1, एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नंबर 2, आइटम्स ऑन विच द यूजर्स अटेंशन इज जनरली फोकस्ड. नेचर ऑफ एंटिटी, इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स. नंबर 4, रिलेटिव वॉलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क. नंबर 5, एंटिटी की ओनरशिप एंड द वे इन विच द एंटिटी इज बीइंग फाइनेंस्ड. नाउ अब बात करते हैं इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस की. इस स्टैंडर्ड का पहला क्वेश्चन मेरे पास है जो नवंबर 2013 में 4 मार्क्स का आया है और अगस्त 18 के एक मॉक टेस्ट पेपर में डाला गया था. मिस्टर एक्स was appointed as auditor of Messrs Easy Go Limited and intends to apply the concept of materiality for the financial statement as a whole. Guide him the factors
that may affect the identification of appropriate benchmark. ये जो सबसे मैंने आपको लास्ट में टॉपिक कराया है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सेटिंग ऑफ बेंचमार्क, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो एलिमेंट आइटम्स जिनके ऊपर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेन फोकस रहता है। नेचर ऑफ एंटिटी, लाइफ साइकिल स्टेज, industry and economic environment in which the entity operates, ownership structure, the way entity is being financed, and the relative volatility of the benchmark. जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया नवंबर 13 में, तो एग्जामिनर के क्या कमेंट थे? Most of the candidates have no idea of the relevant standard and they tried to answer the question based on post-audit situation rather than pre-audit planning as required in the question. Instead of discussing the factors affecting the identification of appropriate benchmark, candidate discussed about the concept of materiality, its uses and importance of this concept for the audit. Next, ये क्वेश्चन दो बार एग्जाम में आया है, मई 15 में और मई 18 में। इस क्वेश्चन में कहा गया, क्या ऑडिटर मटेरियलिटी लेवल्स को रीइवैल्यूएट कर सकता है? डेफिनेटली यस। इसके अंदर आपका आंसर आ जाएगा री एस्टैब्लिश या रीडिटर्मिनेशन ऑफ द मटेरियलिटी लेवल्स। ऑडिटर कैन रिवाइज द मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल, मटेरियलिटी फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर्स, एंड इफ ऑडिटर कंक्लूड्स ए लोअर मटेरियलिटी तो वो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को भी रिवाइज कर सकता है। एंड हेंस मिस्टर पी कैन रीइवैल्यूएट द मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट्स आफ्टर कंसीडरिंग द नेसेसिटी ऑफ सच रिवीजन। एग्जामिनर का व्यू, मैनी कैंडिडेट्स एड बाय राइटिंग आंसर बेस्ड ऑन एसए 330। दो ही क्वेश्चन है जो इस स्टैंडर्ड से आए हुए हैं, दैट इज रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी लेवल, और दूसरा क्वेश्चन है फैक्टर्स affecting the setting of benchmarks.